प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का ये पहला क्लास है। इस ग्रुप में अभी कल हमने लिंक शेयर किया है, लेकिन अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में किसी भी प्रकार की हाय हेलो वाली जैसी मैसेज नहीं डालने हैं। ये ग्रुप केवल पढ़ाई के लिए बनाया गया है। आप सारे गुरुजन जो वीडियो डालते हैं या नोट्स डालते हैं उनको पढ़िए, अध्ययन कीजिए और प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा जो है आप लोगों को पीडीएफ सभी विषयों का उपलब्ध कराया गया। आप उनसे जो है अपने बुक को ओपन कीजिए और जो बातें पढ़ाई की उनसे पढ़िए। कोई समस्या हो तो पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज हम लोग पहले हमने आपको ये भी बताया था, जब एग्जाम चल रहे थे तो हमने आपको कहा था कि जो बोर्ड की छुट्टी होगी उसमें आप लोग कक्षा 10 के जो चैप्टर से उनको दोहरा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अभी आप देखेंगे उन चीजों को जब मैं सिखाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि जी हाँ, जी सर ने जो कहा था वो सही। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है। सब लोगों को लिंक शेयर कीजिए, सबको बताइए कि सर ने क्लास चालू कर दिया है। और ध्यान दीजिए, तो फिजिक्स का जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को स्थिर विद्युतिकी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। पहले पाठ में आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित अध्ययन आपको करना है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में। कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या प्रदर्शित करता है। किसी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर इन्हीं बातों पर, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव के पर।
पर है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर विद्युत प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो धीरे धीरे क्लासेस जब आगे बढ़ते रहेंगे तो ये बातें आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी कि क्या है विद्युत प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल खैर मैं बता देता हूं कि आवेश के कारण क्या होता है। अगर विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो हम उसे आवेश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। या किस आवेश के कारण अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि आवेश के कारण चुंबकीय प्रभाव। क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को पता होगा। दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश और दूसरा जो है वो ऋणावेश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश, अगर दो वस्तु धनावेशित है, अगर या किसी वस्तु पर धनावेश है तो उस वस्तु को हम धनावेशित कहेंगे। अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो हम उस वस्तु को क्या कहेंगे? ऋणावेशित कहेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? लेकिन यदि किसी वस्तु पर धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या क्या है? समान है, तो इसका मतलब वो वस्तु क्या है? उदासीन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जानते होंगे परमाणु के बारे में। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या कौन चक्कर लगाता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है अलग अलग कक्षा में। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जितना किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इसीलिए प्रोटॉन जो एक परमाणु जो है उदासीन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटॉन परमाणु कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे? कि परमाणु उदासीन होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश के बारे में। धनावेश और ऋणावेश के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर दो वस्तुएं धनावेशित हैं तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, एक दूसरे को ढकेलना चाहते हैं। मान लिया ये एक धन ये है और एक धनावेश ये है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलना चाहेंगे। लेकिन अगर एक ऋण है और दूसरा क्या है? धन आवेशित है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसी तरह से अगर एक ऋणावेश है और दूसरा भी ऋणावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। बात सुन में आई कि नहीं आई? अर्थात यहां से आपने क्या सीखा कि धनावेश, अगर दो धनावेशित वस्तु हैं या दो धनावेश हैं तो धनावेशित वस्तु हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दो ऋणावेशित वस्तु हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
और एक ऋण आवेशित है और एक धन आवेशित है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपको उतारना हो तो इसको उतार लीजिए, हम आपको 1 मिनट का मौका देते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लिए सब लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आवेश के कुछ गुण जानने हैं। क्या जानने हैं? आवेश के गुण। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आवेश के बारे में कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। पहली बात है। दूसरी बात आपको यह जानना है कि आवेश द्रव्यमान रहित नहीं होगा। किसी वस्तु द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? आवेश द्रव्यमान के साथ होगा, यानी अगर आवेश है तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान भी होगा, ये आपको जानना है। लेकिन द्रव्यमान जो है वो आवेश रहित भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आवेश का निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो यह आवश्यक नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी आवेश का कुछ न कुछ, आवेश का कुछ द्रव्यमान भी होता है। आवेश का कुछ द्रव्यमान भी होता है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ये बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ आ गया? एकदम क्लियर? ये बातें आपको जाननी है, समझनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत से प्रॉपर्टी आपको आगे धीरे धीरे बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे कि आवेश को क्या किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह है, इसे ही आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। लिख लें सब लोग, लिखिए।
आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण की नियम कि आवेश संरक्षित होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एकदम क्लियर हो गया होगा। तो क्या आपने गुण देखे आवेश के? पहला, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा क्या देखा आपने कि आवेश का कुछ द्रव्यमान भी होता है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, जरूरी नहीं है। यानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और तीसरी बात, आवेश संरक्षित होता है, अर्थात इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और बातों के बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। इसको जानने से पहले थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अंग्रेजी में इसे कूलाम्ब लिखते हैं, ठीक। और बहुत से मात्रक आपको बताए जाएंगे, जैसे जैसे पाठ बढ़ता जाएगा आप ये जान पाएंगे। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हेडिंग है, अगली जो टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आपको समझना है, जानना है और बूझना है। आवेश का क्वांटमीकरण, तो उसके बारे में आप लोग समझिए। ये थ्योरी ये कहती है, सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु का आवेश अगर क्यू है, किसी भी वस्तु का आवेश अगर क्यू है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, आपको पहले ही बताया जा चुका है। सबके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आवेश के क्वांटमीकरण की बात। ये कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वो ई का पूर्ण गुणित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणित होता है। अब ये पूर्ण गुणित क्या होता है, इसके बारे में हम लोग
समझेंगे, जानेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। यानी आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु का आवेश Q बराबर NE, अगर आवेश क्या है, आवेश Q है, आवेश Q है, तो इस Q को E के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात N जो है वो 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है, ऐसे डाट डाट डाट। यानी किसी भी वस्तु का आवेश Q बराबर NE से प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां पर N एक पूर्णांक है, जहां पर N 0 हो सकता है, N +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। अर्थात किसी, अब इसको सरल भाषा में समझेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर n बराबर 0 रख देते हैं तो क्या लगेगा, n बराबर 0 रख देते तो Q बराबर किसके मिलेगा, 0। अर्थात किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात कितना आवेश है, 0 आवेश है, अर्थात वो उदासीन है। अगर Q बराबर +1 रख देते हैं तो Q बराबर कितना मिलेगा, +1 ही। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पर धनावेश है, और कितने के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश। अगर Q बराबर n बराबर हम यहाँ पर -1 रख देते हैं तो Q बराबर किसके मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि उस पर ऋण आवेश है, और कितना ऋण आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ऋण आवेश है। इसी तरह से 2, अगर n बराबर 2 रख देते हैं, n बराबर हम 2 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n बराबर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, Q बराबर कितना मिलेगा, 2e। अर्थात हम कहेंगे कि उस वस्तु पर कितना आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, और कैसा आवेश है, धन आवेश। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अगर हम n बराबर -2 लिखते हैं तो बराबर किसके आ जाएगा, -2e के बराबर आ जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ऋण आवेश है। क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। और सबसे बड़ी बात अब और आपको सीखना है कि जैसे हम कहते हैं कि ये वस्तु धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, तो आपको ये भी जानना है, समझना है कि अगर हम कहते हैं कि ये वस्तु धन आवेशित है, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। क्या मैं आपको समझा पाया, नहीं समझा पाया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मेरी बात को सुनिए आप, कि अगर कोई वस्तु या पदार्थ कुछ भी या जो भी आप माने वो धन आवेशित है, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो हम कहेंगे उस वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है। ये आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब आज हमने शुरुआत कर दिया है, इसके आगे कल हम लोग सीखेंगे। आप सभी लोग जुड़िए। अगर कोई समस्या होगी, जो भी बातें हमने आपको सिखाई हैं, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। धन्यवाद।